Hello students, here our next lecture of class 9 subject science and chapter why do we fall ill। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। हेल्थ के बारे में हमने बात करी, डिजीज़ के बारे में हमने बात करी कि WHO ने हेल्दी पर्सन किसे कहा है और जो सिग्निफिकेंस है हेल्थ के या फ़ायदे हैं जो हेल्थ के वो क्या हैं, हमने ये पढ़ा। और हमने बात करी थी किसकी, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ हमने पढ़ा। और हमने डिस्टिंक्शन पढ़ी थी, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा डिजीज एंड इट्स कॉजेज, डिजीज एंड इट्स कॉजेज हमने पढ़ी। और हमने पढ़ा व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज को हम कैसे पता करेंगे, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज या पहले हमने पढ़ा था एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा था। एक्यूट डिजीज क्या होती है उसके बारे में बात करी, क्रोनिक डिजीज क्या होती है उसके बारे में बात करी। उसके बाद हमने बात करी क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, ठीक है। क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ, इस क्रोनिक डिजीज से कैसे पुअर हेल्थ हो जाती है। कॉजेज ऑफ डिजीज की हमने बात करी थी। उसके बाद हमने इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज की बात करी थी। हमें कुछ चीज़ें बोली गई जो हमें सोचने के लिए ज़रूरत है। पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज़ हमने बात करी थी। नोबेल प्राइज़ पेप्टिक अल्सर के बारे में बताने के लिए नोबेल प्राइज़ किसको दिया था, रॉबिन वॉरेन और बैरे मार्शल को नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने बैक्टीरिया को पहचाना था पेप्टिक अल्सर के लिए, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि फैलने वाली संक्रमित बीमारियां जिन्हें कहा जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमने इनकी बात करी थी। हमने पढ़ा कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन्स, माइक्रोब्स ये होते हैं जो कि डिजीज़ को फैलाते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं। उसके बाद आज हमने स्टार्ट करना है मीन्स ऑफ स्प्रेड, ठीक है। कैसे कैसे ये फैलते हैं, कैसे बैक्टीरिया फैलते हैं, कैसे वायरस फैलते हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं, ठीक है। इनके फैलने का तरीका क्या है, कहाँ से ये फैलते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे, ओके। तो अब होता क्या है कि हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड, कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, संक्रमित बीमारियां कैसे फैलती हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। तो कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो किसी भी नॉर्मली जो मूव करता है वो एक कैसे मूव करता है, एक ऑलरेडी जिसको बीमारी है, जिसको वो प्रॉब्लम हुई है, उससे दूसरे में फैल जाती है, ठीक है। अब कैसे, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड, वो कम्युनिकेटेड संक्रामित होती हैं। एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो मीन्स कि बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमनली कहाँ से मूव करते हैं, एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उसमें ये फैलाता है बहुत अलग अलग तरीकों से, या दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो ये कम्युनिकेटेड होती हैं, फैलने वाली होती है। इसी वजह से इन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कहा जाता है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं ये किसके थ्रू फैल सकते हैं, हवा के थ्रू फैल सकते हैं। दिस अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। जो ये फैल सकता है उन लोगों से, उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो कि छींक रहा है या खांस रहा है। छींकते और खांसते टाइम उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसकी बॉडी से, या इन्फेक्टेड पर्सन की छींक से और खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं छोटी छोटी, उनसे फैल सकते हैं। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स। जो इनके आसपास खड़ा है, जो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, अगर कोई इनके आसपास खड़ा हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन के, एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जब उन्होंने सांस ली, उसी के आसपास मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई है, इन्फेक्शियस डिजीज हुई है, उसने छींक मार दी, उसकी छींक में वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, और उसी के आसपास एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने वहीं पर सांस ले ली, उस हवा के थ्रू, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन चला जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर द कॉमन कोल्ड। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉमन कोल्ड, ठंडा जो सर्दी खांसी जो हमें होती है वो, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये इसकी वजह से फैल सकता है। ये ड्रॉपलेट से फैल सकता है, छींक के साथ फैल सकता है और खांसने के साथ फैल सकता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस भी तो फैल रहा है ना, छींकने से, खांसने से, वो भी तो फैल रहा है।
तो निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि एयर के थ्रू फैलती हैं। और वी ऑल हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, तो कोरोना वायरस जो होता है वो भी छींक के साथ, कफ के साथ कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल रहा है ना, इन्फेक्टेड पर्सन्स की। तो हमें क्या करना है, बच के रहना है इससे। और देखिए क्या बोल रहा है, वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड। तो किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, हमें एक्सपीरियंस होगा, आपको याद होगा कभी कि अगर आप उसके साथ बैठे थे, एंड कैचिंग इट आवर सेल्फ, तो हमें भी हो गया था। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड और लिविंग कंडीशंस आर, द मोर लाइकली इज दैट द सच एयरबोर्न डिजीज विल स्प्रेड। तो जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम रहेंगे, जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह वाली जो कंडीशंस होंगी, वहाँ पे इन हवा से फैलने वाली बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे दिखाया गया है, हमें डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये छींक रहा है, खांस रहा है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन, इस जोन में ये क्या हो रही है, इवेपोरेट हो रही है। और साथ ही साथ जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो कैरी हो रही है, एयर उनको कैरी कर रहा है। ठीक है, एयर कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे को जो इंसान होगा तो उसको भी तो फैलेगा ना वो। और साथ ही जो बड़ी ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाती है, ग्राउंड में नीचे की तरफ वो चले जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एयर ट्रांसमिट, तो बोल रहा है एयर ट्रांसमिटेड डिजीज आर ईजियर टू कैच द क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्टेड person. However, in closed areas, the droplets nuclei recirculate and pose a risk to everybody. Overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of the airborne diseases. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे एयर से ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, कैसे वो फैलती हैं, कैसे वो कैच कर लेते हैं दूसरे पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे जल्दी से जाता है हवा में और कैसे दूसरे को वो फैला देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, जरूरी नहीं कि एयर से ही फैलें, जो डिजीज होती हैं वो वाटर के थ्रू भी फैलती हैं। दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज, तो ये किसकी वजह से भी फैल सकता है, ये जो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटा जिसे बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा जिसको कि गट डिजीज, गट मीन्स क्या होती है, आंत या पेट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसके एक्सक्रीटा से भी ये फैल सकता है। पानी में मिक्स हो जाएगा, तो पानी में मिक्स होने के बाद वो जो माइक्रोब्स है वो उस पर अटैक कर जाएगा। सच एज कोलेरा, कोलेरा होता है गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज बाई पीपल लिविंग नियर बाई। तो कोलेरा एक बीमारी है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है, इसका जो माइक्रोब होता है और इसके आसपास जो लोग रहते हैं इससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कोलेरा हो जाता है। द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर न्यू होस्ट थ्रू द वाटर। अब क्या होगा, ये जो कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब है वो क्या करेगा, जितने लोग पानी पिएंगे उतने लोगों की बॉडी में ये एंटर करते ही रहता है एंड कॉज डिजीज इन दैम, और लगातार उनमें क्या करते रहता है, डिजीज करते ही रहता है, करते रहता है। ठीक है, कहाँ से, न्यू होस्ट थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन दैम, उनमें बीमारी पैदा करता है। सच डिजीजेज आर much more likely to spread in the absence of safe supply of drinking water। तो ये जो डिजीज होती हैं ये कैसे फैलती हैं, जब हम साफ पानी नहीं पीते हैं, पीने का पानी जब हमारा साफ नहीं होता है तो इस तरीके की डिजीज के फैलने के चांसेस रहते हैं। द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, वो एक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोजर फिजिकल कॉन्टैक्ट माना जाता है किन्हीं भी दो पीपल्स के बीच में। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल डिजीजेज सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो एड्स और सिफिलिस जैसी जो बीमारियां हैं वो ट्रांसमिट कैसे होती हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही वो क्या होती हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र की करवाई हो जाती हैं, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। हावेवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अब लेकिन ये नहीं कि वो जो इस टाइप की जो डिजीज़ हैं यानी कि HIV एड्स और जो सिफिलिस जो डिजीज़ है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलती है, लेकिन इस टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये नहीं फैलती है। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे इंक्लूड हैंडशेक्स और हग्स, आप हैंडशेक कर रहे हो, आप हग कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में साथ हैं, आप रेसलिंग कर रहे हैं और कुछ अदर वेज हैं जो जिससे कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सोशली ऐसे नहीं फैलता है। ठीक है, जैसे कि अदर देन सोशल कांटेक्ट द एड्स। अब एड्स वायरस का खतरा है सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा, वो कैसे फैलता है, कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू
ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गया है तब वो फैल सकता है। और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में चले जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ठीक है। और देखो साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते हैं ना, उन सिरिंज का नया होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि किसी इस तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन को लगा, कभी भी हॉस्पिटल में आप अगर कोई भी अगर हॉस्पिटलाइज आपका होता है तो ध्यान दीजिए कि जो जिससे आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है या किसी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो वो पैकेट उसी टाइम पे वो खोल रहे हो, पुराना किसी का यूज़ किया हुआ वो पैकेट सिरिंज ना हो, क्योंकि पुराने वाले से इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वी लिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस, तो हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। इट इज इनएविटेबल, it is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. Inevitable meaning हम कह सकते हैं कि अनअवॉइडेड, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे डिजीजेज ऐसी हैं जो कि हमें एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से होती हैं। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, तो ये जो एनिमल होते हैं ये इन्फेक्शन को कैरी करके इन्फेक्टिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, कहाँ से, एक बीमार पर्सन से दूसरे पोटेंशियल होस्ट में, यानी कि एक ऐसे इंसान में जिसको कि कोई बीमारी नहीं है वहाँ तक ये फैला देता है, ठीक है। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएटरीज एंड आर कॉल्ड वेक्टर, तो इन एनिमल्स को इंटरमीडिएट कहा जाता है और साथ ही साथ वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर मीन्स लेके जाने वाला, ठीक है, जो इनको कैरी करता है उसे वेक्टर कहा जाता है। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो, एक कॉमन वेक्टर जिसको हम सभी जानते हैं वो है मॉस्किटो। अब देखिए आज तक हमने क्या पढ़ा है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया जो फैलता है, ठीक है, हमने ये तो माना कि मलेरिया का जो फैलने का रीजन है मच्छर है, लेकिन मच्छर की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो मलेरिया कॉज कर सके। मच्छर मलेरिया को लेके आता है, कैरी करके लाता है। अब पता है होता क्या है, जैसे कि कहीं पे पानी जमा है, जहाँ पे साफ पानी जमा होगा वहाँ पे मलेरिया या डेंगू कॉज करने वाले मच्छर क्या करते हैं, अपने एग ले करते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया। और साथ ही साथ ऐसी जगहों में कौन रहता है, इस गंदगी वाली जगह में या कुछ इन जगहों में एक प्रोटोजोआ रहता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। एक्चुअल में जो मलेरिया कॉज करता है वो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया कॉज करने वाला जो एजेंट होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो है प्लाज्मोडियम, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। ना कि मच्छर के काट, हालांकि मच्छर के काटने से ही होगा वो, लेकिन मेन किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। मतलब रिस्पॉन्सिबल, हमें तो मच्छर बहुत बार काटते हैं ना, हर बार थोड़ी ना मलेरिया होता है, तो वो उस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा जो प्लाज्मोडियम को लेके आया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल, मलेरिया कैसे फैलता है। तो होता क्या है ना, जो ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो इधर उधर गया कहीं पे इसे और प्लाज्मोडियम कैरी करके लाता है, तो इसको नहीं होता है मलेरिया, कभी मच्छर को मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो इधर उधर गया कहीं, वहां से उसने जो भी ये नेक्टर वगैरह या जो भी खा रहा था वहां से इसको क्या मिल गया, प्लाज्मोडियम मिला। इसने अपनी बॉडी में क्या किया, इसको इवन पता भी नहीं होता है कि ये प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके आ रहा है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम था, ये मच्छर था, मच्छर प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके आया और ये मच्छर उड़ते 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 एक हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी तक पहुंच गया और इसने उसको बाइट कर लिया, उसको कट कर दिया। अब जैसे ही इस मच्छर ने उस पर्सन को काटा, उसकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम जल्दी से इसकी बॉडी से निकल के जल्दी से क्या हो जाता है, इस पर्सन की बॉडी में चला जाता है। अब जब इसकी बॉडी में जाता है तो होता क्या, देखो सबसे पहले तो हो गया प्लाज्मोडियम। अब इसके बाद ये किसके पास जाता है, मॉस्किटो के पास जाता है, जो कि फर्स्ट वेक्टर होता है, मतलब कि प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाया कौन, मच्छर। उसके बाद ये किस में गया, एक ह्यूमन में गया, किसी भी ह्यूमन में गया, ह्यूमन होस्ट की बॉडी में मच्छर ने काटा और यहाँ इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ह्यूमन में इन्फेक्शन होगा,
ह्यूमन को जैसे ही इसने काटा, ह्यूमन में जैसे ही एंटर हुआ कौन, ये प्लाज्मोडियम। तो ये दो तरीके से काम करता है। देखो, एक तो होता है इन यूट्रो ट्रांसमिशन, इन यूट्रो ट्रांसमिशन हो गया, यूटेरस में ट्रांसफर होता है। और अगर वो होस्ट अगर फीमेल थी तो वो तो क्या हो जाएगा इसके बच्चे में, मतलब कि वो होस्ट यानी कि मच्छर, ऐसा मच्छर जो प्लाज्मोडियम को लेके आया था, उसने एक ऐसी फीमेल को काटा, एक फीमेल को काटा और एक ऐसी फीमेल को काटा जो कि प्रेग्नेंट है। तो पता है क्या होगा, यहां से वो सीधे उसके यूट्रस में जाएगा, जो प्लाज्मोडियम है सीधे उसके यूट्रस में जाएगा। दूसरा, वो मान लो मेल फीमेल कुछ भी है, प्रेगनेंसी वगैरह कुछ नहीं है, तो उस टाइम फिर दूसरा, हालांकि ये भी होगा, उसके यूट्रो ट्रांसमिशन होगा, यूट्रो ट्रांसमिशन के साथ साथ लीवर में इन्फेक्शन होगा। अब ये वाली जो कंडीशन है ये उसके लिए भी होगी जो कि मेल है या प्रेग्नेंट नहीं है, उसके लिए भी है। ठीक है, तो लीवर इन्फेक्शन सबसे पहले ये क्या करता है, लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन कॉज किया तो अब क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इसके इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन जैसे ही हुआ तो इसको मलेरिया हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ ना, इसके ब्लड में इन्फेक्शन हुआ और साथ ही साथ एक दूसरा मच्छर आया और उसने इसको काट दिया। जिस पर्सन को ये हो गया है, मतलब यहाँ से काटा, इसको ये हो गया है, इसको मलेरिया हो गया है, और दूसरा मच्छर आया और इसने इसको काट दिया, तो अब क्या होगा पता है, ये इस मच्छर की बॉडी में तो फिर से प्लाज्मोडियम चले गया, हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्लाज्मोडियम चले गया, अब ये दूसरे को काटेगा तो दूसरे को भी मलेरिया हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मलेरिया साइकिल चलती है। तो इसलिए हमें अपने आसपास क्या करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमने पढ़ा, जैसे कॉमन वेक्टर हमने किसके लिए पढ़ा, मॉस्किटो के लिए पढ़ा, कि कॉमनेस्ट वेक्टर जो होता है मॉस्किटो, जो कि इन मैनी स्पीसीज, और मॉस्किटो की एक ही स्पीसीज नहीं होती है बेटा, मॉस्किटो की अलग अलग स्पीसीज होती हैं जो कि अलग अलग टाइप की डिजीज को कॉज करती है। जैसे मलेरिया को कॉज करने के लिए क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेल कभी भी कॉज नहीं करता है मलेरिया को, मलेरिया को कॉज कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो करता है। ठीक है, ऐसे डेंगू के लिए भी अलग होता है, सबके लिए अलग अलग टाइप के मॉस्किटो, अलग अलग स्पीसीज होती है मॉस्किटो की जो कि इन डिजीजेस को कॉज करती है। ठीक है, तो अब बोल रहा था कि फीमेल नीड हाईली न्यूट्री, अब होता क्या है, अब पता है आपको, मैंने ऐसा क्यों बोला कि फीमेल ही जो होता है, फीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया को कॉज करता है, ना कि मेल, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही हमें काटती है, मेल मॉस्किटो नहीं काटता है। मेल मॉस्किटो का जो खाना होता है ना, वो नेक्टर वगैरह होता है, मतलब कि फूलों से निकलने वाला रस या ऐसी जगहों से जहाँ से भी उसे इस तरीके का नेक्टर वगैरह मिलेगा उसे खाता है, जबकि फीमेल मॉस्किटो को चाहिए होता है, उसको ज़्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है, इसलिए वो ब्लड पे अटैक करता है, ह्यूमन ब्लड पे अटैक करता है या किसी के भी ब्लड पे वो अटैक करता है। और वो किस लिए होता है, ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत क्यों होती है, ताकि वो एग ले कर सके। ठीक है, तो मैच्योर एग को ले करने के लिए बोल रहा है, इन फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स। ओके, मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल, मॉस्किटो बहुत ज्यादा वार्म ब्लडेड एनिमल्स को भी फीड करते हैं, इंक्लूडिंग अस, हम लोग, जैसे कि हम भी वार्म ब्लडेड हैं। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस वे में वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज फैला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको बताई गई है कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज के फैलने की कुछ कॉमन मेथड्स क्या क्या हैं। तो क्या है, देखिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसे कोई बीमारी है, ये कितने तरीके से आपको डिजीज फैला सकता है, ये फैला सकता है, एक तो जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपने हैंड शेक किया, आप आपस में मिल रहे हैं, आप क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो तब ये फैला सकता है हेल्दी पर्सन को। दूसरा, वो यही पर्सन जब खांस रहा है, छींक रहा है, एयर के थ्रू इसने आपको इन्फेक्टेड कर दिया, कपड़ों के थ्रू इसने आपको कर दिया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या कप प्लेट इसने पकड़ा, आपने भी उसे पकड़ा। और ये क्या कर सकता है, जो खाना आप खा रहे हैं, जो खाना ये खा रहा है, उसी के खाने में आपने खाया, उसके थ्रू ये फैला सकता है, मॉस्किटो के थ्रू ये फैला सकता है। और दूसरा, एक रैबिड एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, मॉन्की, इनसे भी क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, इनके थ्रू भी ये फैला सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं अब क्या है हमारे पास, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है डिजीजेस के लिए, इसके बारे में अब हम जानते हैं।
द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, हमारी बॉडी में या किसी ह्यूमन की बॉडी में ये एंटर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से इन्होंने एंटर किया। वेयर डू दे गो देन? अब इतनी बड़ी बॉडी है तो फिर जैसे इन्होंने हमारी बॉडी में एंटर किया तो कहाँ जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स। अगर हम माइक्रोब्स से कंपेयर करें तो हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है। अगर हम मान रहे हैं कि किसी ह्यूमन की बॉडी में ये आ रहा है तो ह्यूमन बॉडी तो माइक्रोब्स इतने छोटे हैं, हमने पढ़ा कि हम ऐसे देख भी नहीं सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। तो फिर वो ह्यूमन की बॉडी में जाने के बाद कहाँ जाते हैं? सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस। उनके लिए बहुत सारे पॉसिबल प्लेसेस हैं जहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑर्गन में, जहाँ से वो एंटर कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जहाँ जाके वो अटैक कर सकते हैं। जैसे ऑर्गन्स और टिश्यू, वेयर दे कुड गो। ऑर्गन में जा सकते हैं, टिश्यूज में जा सकते हैं, दो ये तरीके हैं। डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन? क्या सबकी के सभी माइक्रोब सेम टिश्यू में जाते हैं, सेम ऑर्गन में अटैक करते हैं? और डू दे गो टू द डिफरेंट वन, या वो अलग अलग ऑर्गन में या अलग अलग टिश्यूज में जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। अब देखो अलग अलग स्पीसीज माइक्रोब्स की, अलग अलग स्पीसीज जो होती है, अलग अलग स्पीसीज क्या करती हैं, सीम टू हैव इवॉल्व एट होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए अलग अलग तरीके का घर है, आप ये समझ सकते हैं। इन पार्ट्स दिस सेलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। तो ये सेलेक्शन वो करते हैं कहाँ से उनकी एंट्री हुई है। पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब कि नाक के थ्रू गए हैं, मुंह के थ्रू गए हैं, कान के थ्रू गए हैं, खाने के थ्रू गए हैं, कैसे गए हैं वो डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो कौन से ऑर्गन में जाके अटैक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर व्यूअर नोज, अगर वो हवा के थ्रू गए, हवा से निकला हुआ माइक्रोब था लेकिन वो नोज के थ्रू गया, नाक के थ्रू अंदर गया, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। इसका मतलब कि वो कहाँ जाएंगे, लंग्स तक जाएंगे, क्योंकि जो हवा है ना वो लंग्स तक पहुंचेगी। ठीक है, दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये देखा गया उन बैक्टीरिया में जो कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करते हैं या जिनकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो मुंह के थ्रू जा रहे हैं, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। वो कहाँ रह जाएंगे, हो सकता है कि वो हमारे आंतों में, हमारी गट लाइनिंग में प्रेजेंट रहे, जैसे कि टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया रहता है। और दे कैन गो टू द लीवर, और यहाँ से ये कुछ ऐसे होंगे जो कि कहाँ रहेंगे, गट में। और हो सकता है कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि लीवर में जाएंगे, जैसे कि वायरसेस जो कि जॉइंटिस कॉज करते हैं उनकी तरह। बट दिस नीडेड ऑलवेज बी द केस, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। एन इन्फेक्शन लाइक HIV, जैसे HIV का इन्फेक्शन है, उसमें क्या होता है, दैट कम्स इनटू द बॉडी में एंटर करता है सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में, पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं, वहाँ ये जाते हैं। और जैसे मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स है, ये तो HIV के लिए था, और मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स कैसे जा रहा है, वो प्लाज्मोडियम कैसे जा रहा है, मॉस्किटो जब हमें काट रहा है तो वो जा रहा है, और कहाँ चले जा रहा है, लीवर में अटैक कर रहा है, हमने पढ़ा, और वहाँ से रेड ब्लड सेल्स को अटैक कर रहा है और हमें मलेरिया पहुँचा दे रहा है हम तक। द वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफेलिटिस और ब्रेन फीवर भी इसे कहा जाता है, विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। ये भी मॉस्किटो की वजह से होते हैं, मच्छर के काटने से होता है। बट इस गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रेन को भी इन्फेक्ट करता है, ब्रेन को भी इन्फेक्ट करने के लिए जा रहा होता है। ओके, क्योंकि दिमागी बीमार इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे दिमागी बीमार कहा जाता है, क्योंकि बुखार कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। तो जो साइन है, जो सिम्टम है किसी भी डिजीज के, वो डिपेंड करेंगे कि टिश्यू पे अटैक हुआ है, ऑर्गन पे हुआ है, और कौन से माइक्रोब ने अटैक किया है, या उस माइक्रोब का टारगेट जगह कौन सी थी। ठीक है, इफ द लंग्स आर द टारगेट, अगर उस माइक्रोब ने लंग्स पे अटैक किया, लंग्स उसका टारगेट था, कि उसने कहा कि नहीं मेरी फेवरेट जगह तो लंग्स है, मैं लंग्स में ही अटैक करूंगा, तो उसके सिम्टम आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। देन सिम्टम विल बी कफ,
आपको खांसी हो सकती है, ब्रीथलेसनेस, आपके सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरा माइक्रोब है, उसने कहाँ पे टारगेट किया है, लीवर में टारगेट किया है, तो उसकी वजह से जॉइंडिस हो जाएगा। जॉइंडिस मीन्स पीलिया, ठीक है, उसे पीलिया हो जाएगा। इफ द ब्रेन इज द टारगेट, अगर दिमाग उसका टारगेट है, ब्रेन अगर टारगेट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वी विल ऑब्जर्व हेडेक्स, हेडेक हो रहा होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, फिट्स यानी कि दौरे या अनकॉन्शियसनेस, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बेहोशी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अदर सिम्टम्स ही हमें देखने को मिल सकते हैं अगर इन्फेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो बेहोशी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकते हैं, अगर उसका टारगेट क्या था, ब्रेन था। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम एंड साइन ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज। तो बोल रहा है कि हम इमेजिन कर सकते हैं क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या साइन हो सकते हैं अगर इन्फेक्शन और टारगेट टिश्यू है या ऑर्गन है, ठीक है। एंड द फंक्शन, हमें पता है कि कौन से टारगेट, अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है, फिट्स, बेहोशी हो रही है, तो इट मीन्स कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने हमारे दिमाग पे या माइंड पे और अटैक कर दिया है, ठीक है। एंड द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन, कौन से फंक्शन वो कैरी करता है, अगर हमें पता है तो हम इजीली सिम्टम और साइंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, अगर टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें, देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट्स टू, अदर कॉमन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी बाकी इफेक्ट्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो हो सकता है मोस्ट कॉमन इफेक्ट डिपेंड करता है कि इस फैक्ट पे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिवेट है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूएट्स मीन्स वो क्या करता है, बहुत जो एक्टिव इम्यून सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को या बहुत ज़्यादा सेल्स को बनाता है। रिक्रूएट्स मीन्स होता है नॉर्मली जो लड़ता है, भर्ती करना होता है, नॉर्मली नए नए सेल्स को ये बनाता है, किस चीज़ के लिए, मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ताकि ये क्या कर सके, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उन्हें ये मार सके। उसके लिए जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है और नए नए सेल्स को बनाना स्टार्ट करता है। दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, इन्फ्लेमेशन। अब देखिए बहुत सारे हम दिन भर में हम कहाँ नहीं जाते हैं, नॉर्मली हम इधर जाते हैं, हर किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, किसी ना किसी के कांटेक्ट में आते ही रहते हैं, तो हर बार हर दिन मतलब एक हफ्ते में 3-4 बार तो हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होता ही होता होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, बहुत बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक सोल्जर की तरह, मीन्स कि एक सैनिक की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है, उनकी वजह से डिजीज होने से वो हमें बचाता है, अगर इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तो। और इम्यून सिस्टम हेल्दी कैसे होगा, जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, सारा नरिशमेंट आपको मिल रहा है, सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, हेल्दी होगा और वो बीमारियों से लड़ने की ताकत वो रखेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होगी, ठीक है। तो ये एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन। अगर ये हो रहा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं पे हल्का फुल्का पेन, स्वेलिंग फील हो सकता है, और कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है। और अगर ज़्यादा डेंजरस माइक्रोब्स था तो उस टाइम पे आपको स्वेलिंग, पेन और थोड़ा बहुत फीवर हल्का फुल्का फील होगा, और थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद आप ठीक भी हो जाओगे, है ना। इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जर्नल सीमिंग इफेक्ट। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी जो है टिश्यूज़ की, वो इन्फेक्शन को लीड करने की बहुत जर्नल हमें नज़र आता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम या प्रतीत नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छे से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HIV इन्फेक्शन है, HIV का जो इन्फेक्शन है, मतलब कि इम्यून सिस्टम के लिए यहाँ पे कहा गया है, जो HIV का इन्फेक्शन है जो आगे जाके एड्स को कॉज करता है, ये वायरस जाता है हमारे इम्यून सिस्टम में। द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। तो इम्यून सिस्टम पहले तो पूरी कोशिश करता है कि वो वायरस को मारे, लेकिन ये HIV इन्फेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये क्या करता है, पूरे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, इसके फंक्शन को डैमेज कर देता है। दस many of the
effect of HIV. Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. अब होता क्या है ना, अगर HIV इन्फेक्शन बॉडी में हो जाए तो ये पूरे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग, यानी कि जो इम्यून सिस्टम के जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है उसे खत्म कर देता है. और अगर ये खत्म हो गए ना तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो भी बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं. छोटी छोटी बीमारियां भी हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं कर पाता है. ठीक है, छोटी छोटी बीमारियां भी वो ठीक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है. क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो खत्म कर दिया है ना, इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग सेल्स तो खत्म कर दिए हैं HIV के वायरस ने. तो यहाँ पे को लगता है कि इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम न्यूमोनिया. अब थोड़ा सा आपको सर्दी जुकाम हुआ, हो सकता है न्यूमोनिया हो जाए. सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन, छोटा बहुत कोई इन्फेक्शन हुआ है, गट इन्फेक्शन हुआ है, वो मेजर डायरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लड भी निकल रहा है, ऐसा भी हो सकता है. अल्टीमेटली इट इज दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS. यही कुछ रीजंस हैं, यही दूसरे HIV/AIDS से तो डेथ बाद में होगी, लेकिन इन इन्फेक्शंस के बराबर और बार बार होने की वजह से और ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से, इम्यून सिस्टम की प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाने की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिनको कि HIV और AIDS होता है. ठीक है, इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप लगातार एक्सरसाइज कीजिए, आप जो मेडिसिन दी जाती हैं आप उनको लीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ स्पैन को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें. अभी HIV/AIDS का भी कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं, डेथ हो जाती है लोगों की, लेकिन प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करके उनकी लाइफ स्पैन, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 20-30 साल हम उसे और बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवेरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो सेवेरिटी मीन्स तीव्रता इसे कहा जाता है, जो तेजी है वो डिपेंड करता है किससे, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. जितने ज़्यादा माइक्रोब्स बॉडी में एंटर कर रहे होंगे उतना ज़्यादा डिजीज़ के सिम्टम्स शो होंगे, उतने ज़्यादा डिजीज़ की वजह से हमें प्रॉब्लम होगी. इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स का नंबर बहुत कम है मीन्स कि 2-3 है, तो द डिजीज मैनिफेस्टेशन में भी माइनर और अननोटिस. हो सकता है डिजीज में मैनिफेस्टेशन है, जो डिजीज के जो सिम्टम है, साइन है, या जो पेन वगैरह जो होता है वो बहुत कम हो, या हम कभी कभी नोटिस भी ना करें. ठीक है, बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, अगर इसी माइक्रोब्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ये है, लार्ज क्वांटिटी में अगर ये है, तो द डिजीज कैन बी सेवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो ये डिजीज बहुत भयंकर हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, इवन डेथ भी इससे कभी कभी हो जाती है. ठीक है, लाइफ पे भी इससे बात बन सकती है. द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन, हमारा इम्यून सिस्टम एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं करेंगे, या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कॉज कर पाएंगे किसी डिजीज को या नहीं. ये टोटली डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे. और अगर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तो रेयर ही होगा कि हमें कोई बीमारी होगी. और इम्यून सिस्टम हेल्दी करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि हेल्दी फ्रूट्स खाइए, अच्छा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए. तो इन सारी चीज़ों से, और प्रॉपर ये नहीं कि आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो उनसे क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होते ही जाता है. तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है. तो इसमें बोला है वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट और लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर. तो बाद में हम इम्यून सिस्टम के एस्पेक्ट में बात करेंगे. इससे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. अब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया है, बीमारी हो गई है, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे ठीक हो जाए, ठीक कैसे करें. ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक. तो सोचिए, जब आप लास्ट टाइम पे बीमार हुए थे तो आपकी फैमिली ने कौन सा स्टेप लिया था, क्या किया था आपको ठीक करने के लिए. हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम. तो कभी आपने सोचा कि कभी आप बहुत थके से, बहुत रेस्टलेस सा फील आप कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं तो आपको फिर अच्छा फील होता है. कभी आपने नोट किया ऐसा, व्हेन, और ऐसा क्यों होता है. ठीक है, व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन. अब कब हमें ट्रीटमेंट, मेडिसिन की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए, मीन्स के खुद को ठीक करने के लिए, कब हम दवाई लेने के बारे में सोचते हैं. तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार, जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, इट वुड
appear that there are two ways to treat an infectious disease. दो तरीके हैं हम infectious diseases से कैसे बच सकते हैं या खुद को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है. One would be reduce the effect of the disease and other to kill the cause of disease. तो एक तो हो सकता है कि हम क्या करें, जो डिजीज जो बीमारी हमें हुई है उसके इफेक्ट को कम कर दें. मतलब अगर उसकी वजह से हमें बुखार हुआ है तो हम बुखार को कम करें, बुखार को कम करने की कोशिश करें. दूसरा ये हो सकता है कि जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है हम उसी को खत्म कर दें, है ना. दो ही तरीके हो सकते हैं. तो देखिए, द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. जो सिम्टम्स हमें आते हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. और इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है किसी भी इन्फेक्शन से, या हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल गया है कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर. हमने मेडिसिन ली, उससे बुखार कम हो गया. रिड्यूस पेन, या आपको पेन हो रहा था पेन कम हो गया. लूज मोशन हो रहे थे लूज मोशन कम हो गया, ठीक है. वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी. तो मतलब कि अगर हमें बुखार हुआ था, लूज मोशन हुए थे, पेन हो रहा था, तो हमने मेडिसिन ली और हमारा वो सब ठीक हो गया. दूसरा है कि हम बेड रेस्ट लेते हैं, हम सो जाते हैं, थोड़ी देर सोने के बाद हमें अच्छा फील होता है. क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी कंजर्व होती है. उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो एनर्जी वहाँ पे को सेव हो जाती है. और जैसे ही हम उठते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो कंजर्व है वो अब क्या करती है, हमें एक्टिवेट कर देती, ठीक है. दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग. तो ये हील करने में, हमें ठीक करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है. लेकिन this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infecting microbes go away and disease will not be cured. लेकिन ये खुद के मतलब कि हमने दवाई खा ली, हमने खुद के लिए दवाई पकड़ी, घर में दवाई थी हमने खा ली, हम थोड़ी देर सो गए जिससे कि हमें थोड़ा ठीक फील हुआ. लेकिन ये जो सिम्टम डायरेक्टेड जो ट्रीटमेंट है खुद से जो हमने किया वो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को भगा नहीं देगा. वो उससे इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स खत्म नहीं हो जाएंगे, वो डिजीज खत्म नहीं हो जाएगी. हमें तो क्या करना है, डिजीज को खत्म करना है, ठीक है. अगर डिजीज ठीक नहीं हुई तो उसे हमने क्या करना है, ठीक करना है और उस माइक्रोब्स को खत्म करना है. फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स. अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक हों, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे रिलेटेड बीमारी ना हो, तो एक ही ऑप्शन अब हमारे पास बचा, और वो ऑप्शन है कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दो. अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारें, हमें तो पता ही नहीं चला वो बॉडी के अंदर चले गया. अगर हमें ऐसा पता चल रहा होता कि वो बॉडी के अंदर जो चले गया तो हम उसे जाने ही नहीं देते. अगर वो हमें दिखता कि जा रहा है तो हम उसे जाने ही क्यों देते, है ना. तो अब हम मारे कैसे, अब बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर कैसे मारे उसे, तो ये क्वेश्चन आता है. तो एक तरीका इसमें हो सकता है, ठीक है. वन वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब. आप एक तरीका ये हो सकता है, आप एक मेडिसिन का यूज कीजिए जो कि उस माइक्रोब को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है. वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी. हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं जो माइक्रोब्स हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, ठीक है. तो किस वजह से हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के जो है वायरस, कौन कौन सी कैटेगरी हमने पढ़ी, वायरस पढ़ी, बैक्टीरिया पढ़े, फंजाई पढ़े, प्रोटोजोआ पढ़े, और हमने पढ़ा कि हर एक जो ग्रुप है, ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल राइट प्रोसेस विच इज पेक्यूलियर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप्स. तो हमने देखा कि हर एक जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसका क्या है, एक कुछ उनकी बॉडी में या वो कुछ बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस करते हैं जो कि उस ग्रुप के लिए ही स्पेसिफिक उसी ग्रुप के लिए होता है, दूसरे ग्रुप के लिए वो नहीं करता है, ठीक है. मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो अपने बाहर सेल वॉल बनाता है उसे तोड़ देता है, जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है. लेकिन वायरस ऐसा कुछ नहीं करता है, यही तो पढ़ा था ना. तो वही ये बोल रहा है, These processes may be pathway for the synthesis of new substances और respiration. तो ये जो प्रोसेसेस हैं एक पाथवे हो सकता है सिंथेसिस, नए सब्सटेंसेस के सिंथेसिस के लिए. उनकी पाथवे अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन सी पाथवे को फॉलो करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसी पाथवे को अपोजिट करते हुए हम उससे मेडिसिन उसकी बना सकते हैं, है ना. These pathway will not be used by us either. लेकिन हम इन पाथवेज को तो यूज कर ही नहीं सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आवर सेल में मेक न्यू सब्सटेंस बायो मैकेनिज्म्स डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी सेल जो है वो क्या कर रही है, जो मैकेनिज्म बैक्टीरिया यूज करता है उससे अलग मैकेनिज्म यूज कर दे रही है,
ठीक है, एक सब्सटेंस बनाने के लिए। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। और हमने क्या करना है, अगर हम कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिससे कि बैक्टीरिया मरे, तो हम ऐसी दवाई खाएंगे ना कि जिससे हमें कोई हार्म ना हो। खुद उस बैक्टीरिया से बचने के लिए तो हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसी दवाई खा दी बैक्टीरिया के साथ साथ हमें भी ले डूबा, तो फिर उसका क्या फायदा है ना। तो हमने कुछ ऐसी पाथवेज का यूज करके कुछ ऐसे ड्रग्स बनाने चाहिए, ऐसी मेडिसिन हम बनाते हैं जो कि हमें अफेक्ट नहीं करता है, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया की उससे डेथ हो जाती है। दिस इज व्हाट इज अचीव बाय द एंटीबायोटिक्स। ये वही चीज है जो कि एंटीबायोटिक हमें देती है। दैट वी ऑल आर फैमिलियर विद इट। एंटीबायोटिक हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसे वो किल कर देती है। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ। ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रोटोजोआ को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, सच एज मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम को जो खत्म कर देता है। कुछ ऐसी ड्रग्स उनके लिए बनाई गई हैं जो कि प्लाज्मोडियम को खत्म कर दे। तो दूसरा, वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। तो ये एक रीजन है कि क्यों वायरल यानी कि वायरस से होने वाली मेडिसिन बनाना हमारे लिए टफ है, जबकि बैक्टीरिया से बनाने वाली डिजीजेस बनाना हमारे लिए आसान है। वो ये क्योंकि जो वायरस है उनकी अपनी बायोकेमिकल पाथवे होते हैं, बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं अपनी अलग ही। ठीक है, दे एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मैकेनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। और वो इतने चालाक, इतने क्लेवर होते हैं कि वो अब हमारी बायोमैकेनरी भी यूज कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को हमारी बॉडी में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम एट। तो इसीलिए ये इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ टारगेट स्पेसिफिक वायरस टारगेट स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पे को हैं। ठीक है, इसीलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन या कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है वो बनाने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये अपना मैकेनिज्म यूज कर देते हैं किसी की बॉडी में एंटर करके। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को अगर छोड़ दें, देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स कुछ हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल द ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। ऐसी ड्रग्स बन चुकी हैं जो कि HIV वायरस को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, उसे बढ़ने से रोकता है। कुछ इस तरीके की ड्रग्स अब बन चुकी है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. अभी तक हमने जितनी भी बात करी, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने बात करी, वो ये कि हम कैसे किसी इन्फेक्शन से बचाएं। अगर किसी को डिजीज हो गई है तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे हम बचाएंगे। बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोचेस टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीज। 3 अप्रोचेस यहाँ पे हैं, 3 लिमिटेशंस यहाँ पे को हैं कि हम कैसे इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं। फर्स्ट तो है, द फर्स्ट इज दैट वन समवन हैज अ डिजीज। अगर किसी को एक बार बीमारी हो जाए तो देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। हो सकता है कि उस बीमारी की वजह से उसकी बॉडी के जो फंक्शन है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं और उसको दोबारा रिकवर कभी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स अटैक कर गया। दूसरा, द सेकंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट है वो टाइम ले, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. हो सकता है पहला तो ये कि उसके सारे पोर्शन जो है, जो भी फंक्शन है वो डैमेज हो गया है। दूसरा ये कि ट्रीटमेंट बहुत लंबा टाइम ले सकता है। हो सकता है वो बिस्तर पे ही पड़ा रह जाए वो पर्सन, जिसको कि जबकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है तब भी। तीसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है, द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पीपल। हो सकता है जो तीसरा रीजन ये कि जिसको बीमारी हुई है, जो उसके आसपास है, जो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसके कांटेक्ट में है, उनको भी वो बीमारी हो जाए। जैसे कि कोरोना वायरस डॉक्टर्स को भी हो रहा है ना, वो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उन तक भी पहुंच जा रहा है। तो ये 3 लिमिटेशंस यहाँ पे को हो सकती है। अब इसके लिए कैसे बचा जाए।
होगा क्या, ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अबव डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टीज बढ़ा देगा, सबको ये फैला देगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर। तो प्रिवेंशन, हमें कंप्लीटली बीमारी को रोकना, उससे ठीक होने से अच्छा हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि उस जिस वजह से वो हो रहा है उसी को हम प्रिवेंट कर दें, उसी को हम रोक दें पूरी तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से रोकना। बीमार होने के बाद दवाई खाने से अच्छा है कि हम उससे बीमार ही ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज, हम कैसे बच सकते हैं इन डिजीजेस से, या कैसे हम इन डिजीजेस को होने से रोक सकते हैं, ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, हमने ये देखना है, ठीक है। तो देयर आर टू वेज, दो तरीके यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के कुछ तरीके हमें मिल सकते हैं, जैसे देयर आर टू वेज, वन जर्नल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। एक जर्नल है, एक स्पेसिफिक चीज़ है। द जर्नल वे तरीके हैं, तो जो जर्नल वे है वो है कि प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। तो हम तो एक तो हो सकता है कि हम क्या करें, एक्सपोजर में ही ना आए, जहाँ पे निकलते हैं उनके नज़दीक ही ना आए, या जहाँ पे फैलता है माइक्रोब्स उसके नज़दीक ना आए, या माइक्रोब्स हमारे नज़दीक ना आए। अब ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा कैसे करेंगे। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, कैसे हम इससे रोक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम देखें वो कहाँ कहाँ से फैलते हैं और कैसे कैसे फैलते हैं, तो वी कैन गेट सम इजी आंसर। कहाँ कहाँ से फैलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एयरबोर्न, हवा से होता है, पानी से होता है। तो जैसे हमें पता चला कि एक ऐसी बीमारी है जो कि एयर से होती है, तो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे एक्सपोजर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं कि कुछ ऐसी लिविंग कंडीशन ले आए जो कि ओवर क्राउडेड नहीं है, ठीक है। फॉर वाटर बॉर्न के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे प्रिवेंशन ला सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपोजर कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे लिए साफ पीने का पानी हो, जिससे कि उस पानी में वो डिजीजेज ना हो, वो माइक्रोब्स ना हो। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इसमें क्या कर सकते हैं, हम वाटर में कुछ ऐसी चीज़ों को डाल सकते हैं जिससे कि पानी में ही उनकी डेथ हो जाए। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, जैसे वेक्टर्स की वजह से जो होते हैं, किसी की वजह से वो होते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट, हम साफ इन्वायरमेंट, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। दिस वुड नॉट फॉर एग्जाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। अगर आप मॉस्किटो ब्रीडिंग को अलाउ करते हैं, इन अदर वर्ड पब्लिक हाइजीनिक इज वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पे को क्या करना है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा कि हम सफाई नहीं रख रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ जाएगी। और या अगर हम बोलें तो पब्लिक हाइजीनिक मीन्स साफ सफाई, अगर हम साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो हमें वो डिजीज होगी। तो एक हाइजीन मेंटेन करना, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना, अपने आसपास जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे सफाई रखना, उस जगह की सफाई करना, एक क्या हो सकता है, एक बेसिक की हमारे लिए हो सकती है कि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सकें। इन एडिशन टू दीज इश्यूज दैट रिलेट टू द एनवायरमेंट, इन एडिशन टू दीज इश्यूज दैट रिलेट टू द एनवायरमेंट, क्योंकि ये रिलेट है एनवायरमेंट से, देयर आर सम अदर जर्नल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो यहाँ पे को कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी हैं जिनसे कि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोक सकते हैं, या उनसे खुद को इन्फेक्ट होने से रोक सकते हैं। कैसे, टू appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far। चलिए देखते हैं। नॉर्मली वी आर फेस्ड विथ इन्फेक्शंस एवरी डे। नॉर्मली होता ये है कि हमें रोज के रोज कोई ना कोई इन्फेक्शन होता ही होता है, ठीक है। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कभी कभी ऐसा होता है आपके अगल बगल जो है उसको कफ कोल्ड हो गया, ठीक है। तो अब इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। हो सकता है कि उसके आसपास जो बैठा है, आप उसके आसपास बैठे हैं, तो आपको भी कफ कोल्ड हो जाए, ठीक है, ये इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिजीज। लेकिन सबके सब आगे पीछे बैठने वाले, दाएं बाएं बैठने वाले, सबको नहीं होता है, वो पूरी क्लास में नहीं फैल जाता है ना वो डिजीज। वाई नॉट, क्यों नहीं होता है फिर ऐसा, क्यों नहीं फैलता है वो सब में। अब क्यों नहीं फैली, फिर वो सब में क्यों नहीं फैल रही है। जब एक को हुई है तो हमने बोला कि कफ एंड कोल्ड तो कम्युनिकेबल है, वो तो फैल जाता है। अब ये हुआ किस चीज की वजह से,
दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये हुआ हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से हुआ। हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली फाइट करता है माइक्रोब से। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्शन माइक्रोब्स, हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फाइट करते हैं, ठीक है। दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, ये सेल्स हर बार काम कर रहे होते हैं जब जब कोई माइक्रोब्स एंटर करता है बॉडी में। इफ दे आर सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल हो गए, वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिजीज, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम सक्सेसफुल हो गया तो हमें कोई डिजीज नहीं होने वाली है, ठीक है। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शंस लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शन, तो अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देता है, इन्फेक्शन को मार देता है पहले ही, इससे पहले कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। एज वी नोटेड अर्लियर, इफ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल, हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम है, अगर हम उनको कंट्रोल कर देते हैं तो वो हमें डिजीज नहीं फैला पा रहे हैं, तो जो मैनिफेस्टेशन है डिजीज का विल बी माइनर, यानी कि कम नंबर में माइक्रोब अटैक कर रहे हैं, मींस कम नंबर में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो बोल रहा है इन अदर वर्ड्स बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार या जितनी बार भी हम एक्सपोज हो रहे हैं इन्फेक्शन से या इन्फेक्शियस माइक्रोब से, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें नोटिसेबल इफेक्ट देखने को मिले, हर बार हमें बीमारी ही हो, क्योंकि उनका नंबर कम भी तो हो सकता है ना कभी कभी, तो उनका नंबर अगर कम होगा तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सेवियर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इज रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये देखा गया कि एक और वजह जिससे कि हम इन्फेक्शियस हो सकते हैं वो ये कि इम्यून सिस्टम का प्रॉपर वर्क नहीं करना, ठीक है। इम्यून सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर पाया। तो द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो फंक्शनिंग है इम्यून सिस्टम की वो कैसे है, लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जैसे बाकी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा होता है, ठीक है। द फंक्शनिंग फिर विल नॉट बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज नॉट अवेलेबल, और ये तब तक अच्छे से काम नहीं करेगा हमारा इम्यून सिस्टम जब तक हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, हमें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। तो दूसरा प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक पहला बेसिक प्रिंसिपल तो आसपास सफाई रखनी है, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ये कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाना है, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमने प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर तरीके से हमने खाना खाना है, नरिश करना है और उससे ठीक होना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया, कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी, अपने आसपास एक सर्वे कर सकते हैं। टॉक टू 10 फैमिली, आपके आसपास जो 10 फैमिली हैं जो ठीक ठाक है, मीन्स की इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी सही है उनको, और 10 वो जो बहुत ज़्यादा पुअर आपको लगते हैं कि बहुत गरीब हैं उनको, यानी कि टोटल 20 फैमिली आपके पास हो गई, उनका आपने सर्वे करना है। बोथ सेट ऑफ फैमिली शुड हैव चिल्ड्रन, दोनों ही सेट में वो बच्चे होने चाहिए, ऐसे चिल्ड्रन होने चाहिए जो कि 4 साल से कम एज के हैं, ऐसी फैमिलीज को आपने चूज करना है। उन बच्चों की हाइट को मेजर कीजिए और एक ग्राफ के थ्रू उसको समझाइए, ठीक है। ग्राफ के थ्रू, एज और ग्राफ के थ्रू उनको दिखाइए। तो बोला कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, इफ यस व्हाई, अगर उन दोनों के ग्रुप्स में डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस अगर आपको नजर आ रहा है, हाइट के बेसिस पे, उनके बॉडी के बेसिस पे अगर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तो क्यों? If there is no difference, do you think that your finding means that being well off or poor does not matter for health? तो अगर डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है तो क्या आप ऐसा सोचते हैं, आपकी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग, आपके सर्वे के अकॉर्डिंग क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि हेल्थ के लिए गरीब होना और अमीर होना मैटर नहीं करता है? तो अपने एक्टिविटी के हिसाब से आप इसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करी, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने बात करी मीन ऑफ स्प्रेड, कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं और कैसे
ये एयरबॉर्न डिजीजेज होती हैं, वाटरबॉर्न डिजीजेज जो हैं वो कैसे फैल रही हैं, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। और ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की हमने बात करी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की, कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे उसकी हमने बात करी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की हमने बात करी, कैसे आप उनसे बच सकते हैं उसकी हमने बात करी। और साथ ही साथ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे को जो सर्वे था, हमने सर्वे की बात करी। आगे बढ़ने के बाद हमने सर्वे की बात करी। हमने कहा कि कैसे आपने एक सर्वे अटेंड करना है, आपने क्या करना है, 2 ग्रुप आपने बनाने हैं 10-10 फैमिली के, जिसमें 10 फैमिली आपकी थोड़ी ठीक ठाक हैं इकोनॉमिक कंडीशन वाली, और 10 फैमिली ऐसी हैं जो कि बहुत गरीब हैं। उनमें ऐसी फैमिली चूज करनी है जिसमें कि बच्चे हैं घर में और 5 साल से कम एज के, ठीक है। और उन बच्चों की आपने हाइट मेजर करनी है, दोनों ही ग्रुप में, ठीक है। और उसको एक ग्राफ के थ्रू आपने दिखाना है। जब आप उनको ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या कोई डिफरेंस आपको नजर आया इन दोनों ग्रुप्स में। अगर डिफरेंस नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हाइट वगैरह में डिफरेंस नहीं नजर आया तो क्या आपको लगता है कि गरीब होना या अमीर होना हेल्थ पे कोई फर्क नहीं डालता? गरीब है तब भी हेल्थ वही रहेगी, अमीर है तब भी हेल्थ वही रहेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? ये आपसे पूछा गया, ठीक है। और हमने मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल की बात करी, जिसमें हमने कहा कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक जगह में जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे अगर मलेरिया चले गया, मॉस्किटो अगर चले गया, मॉस्किटो अपने गट में उस प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाता है, और जब वो मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटता है तो वो ह्यूमन बीइंग का लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड कॉर्पस उसके ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, अब उसको मलेरिया हो गया, ठीक है। अब मलेरिया हो गया तो इस मलेरिया वाले जिसको मलेरिया हुआ है, मलेरिया हुए वाले इंसान को किसी और मच्छर ने काट दिया तो उस मच्छर की बॉडी में भी प्लाज्मोडियम चले गया। अब मच्छर की बॉडी में प्लाज्मोडियम गया, फिर उस मच्छर ने दूसरे ह्यूमन को काट दिया तो तब भी मलेरिया हो सकता है, ठीक है। और हमने एक स्पेशल चीज पढ़ी कि मलेरिया हमेशा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ही होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है वो ब्लड सक करती है ह्यूमंस का, जबकि मेल नेक्टर सक करता है। और फीमेल ही क्यों सक करती है ब्लड? वो इसलिए क्योंकि उसे मैच्योर एग ले करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, हाईली नरिश्ड ब्लड की जरूरत होती है, जो उसे एनिमल से मिलता है, ठीक है। बहुत सारे वार्म ब्लडेड एनिमल को का ब्लड जो है वो सक करती है, जिससे कि उसे नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा टाइप्स ऑफ डिजीजेज में हमने बहुत सारे डिजीजेज पढ़ लिए हैं, जैसे कि 2 टाइप की डिजीज होती हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में क्या आया, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, जिसमें कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होता है, बिना डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होता है, हमने ये पढ़ा। और हमने अलग अलग टाइप की डिजीजेज पढ़ी, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज की हमने बात करी, इन्फेक्शियस डिजीजेज की हमने बात करी, किस किस से फैलता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, हमने इन सब की बात करी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रिवेंटिंग के जो मेजर हैं उसके बारे में हमने बात करी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करेंगे, इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे वैक्सीन्स बनी, कैसे वैक्सीन्स हमारे सबसे पहले वैक्सीन वर्ड मिला, और कैसे वैक्सीन का यूज होना स्टार्ट हुआ, किस चीज के लिए वैक्सीन यूज हुई, और क्या आइडिया लगाया गया वैक्सीनेशन के लिए, या क्या आइडिया लगाया गया कि वैक्सीन से ठीक हो जाती हैं, या वैक्सीन में ऐसा क्या डाला जाता है, क्या यूज किया जाता है कि बीमारी से हम बच सकते हैं, या बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आप जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं इसके, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।